नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास। तो बाल विकास में अपनों ने व्यक्तित्व टॉपिक शुरू किया था और व्यक्तित्व में भी अपन पढ़ रहे थे व्यक्तित्व के मापन की विधियां। तो चलिए उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व के अंतर्गत अपन क्या कर रहे थे, अपन मापन की विधियों का अध्ययन कर रहे थे। और मापन की विभिन्न विधियों में अपनों ने देखा था कि भाई इन सभी विधियों को अपन 4 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। तो कुछ आत्मनिष्ठ विधियां होती है, कुछ प्रक्षेपी विधियां होती है, कुछ वस्तुनिष्ठ विधियां होती है, कुछ मनोविश्लेषणात्मक विधियां होती है। अपनों ने आत्मनिष्ठ विधियों को शुरू किया था और कल जब अपन प्रश्नावली विधि पढ़ रहे थे तो प्रश्नावली के साथ साथ अपनों ने मिनीसोटा परीक्षण, बेल समायोजन, इनका भी अध्ययन कर लिया था। केटल ने जो 16 कारक का दिया था व्यक्तित्व परीक्षण, उसको भी अपनों ने देख लिया था साथ साथ। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। आत्मनिष्ठ विधियों में ही एक विधि और महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। वो कौन सी विधि है? व्यक्ति इतिहास विधि। कौन सी विधि? व्यक्ति इतिहास विधि। यदि इस विधि की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इसके प्रवर्तक कौन है। तो इसके प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? टाइडमैन। टाइडमैन इसके प्रवर्तक कहलाते हैं और इसे इंग्लिश में केस स्टडी भी कहते हैं। तो केस स्टडी या व्यक्ति इतिहास विधि एक ही मानी जाती है। इस विधि की यदि बात करें तो व्यक्ति इतिहास यानी व्यक्ति के इतिहास को जाना जाता है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि भाई व्यक्ति की पीछे की बातें उससे पूछी जाती है। ये नहीं है कि अपन व्यक्ति से ही बात करेंगे, व्यक्ति के घर के लोगों से अपन बात कर सकते हैं, परिवार के लोगों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, अनेक लोगों से बात करके अपन क्या करेंगे कि अनेक लोगों से बात करेंगे और लोगों से बात करके अपन तथ्य निकालेंगे, तथ्य इकट्ठे करेंगे और उन तथ्यों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन करेंगे। किस चीज का आंकलन करेंगे कि भाई यह व्यक्ति समायोजित नहीं है तो क्यों नहीं है, यदि वह व्यक्ति समायोजित नहीं है तो वह क्यों नहीं है, यदि कोई व्यक्ति असमायोजित है तो उसकी कौन सी इच्छा जो है, कौन सी इच्छा ऐसी है जो पूर्ण नहीं हुई है, या फिर अपन यूं कहें कि उसके असामान्य व्यवहार के पीछे कारण क्या है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि सामान्यतः इस विधि के अंतर्गत अपन उन लोगों का, उन बालकों का अध्ययन करते हैं जो विशेष होते हैं। अब विशेष बालक में अपराधी बालक भी आ सकते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी आ सकते हैं। तो कोई भी समस्याग्रस्त बालक है उसका अपन इस विधि के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसमें इस विधि का आधार यदि अपन देखें तो इसका आधार होता है पूर्णता। अब पूर्णता का मतलब क्या हुआ? एक तो इसमें संपूर्ण जीवन के आधार पर व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि पूर्णता है। और एक अपन संपूर्ण तथ्य इकट्ठे करने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति के संबंध में, चाहे उसके पड़ोसी से मिले, चाहे उसके रिश्तेदार से मिले, चाहे आसपास के किसी भी व्यक्ति से मिले, चाहे उसके घर के किसी व्यक्ति से मिले, तो हम संपूर्ण तथ्य इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसीलिए इसको पूर्णता की विधि भी कहा जा सकता है, अर्थात इस विधि का आधार पूर्णता कहा जा सकता है। तो ये असमायोजित बालकों या समस्या प्रधान या समस्याग्रस्त बालकों के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सहायक विधि कही जा सकती है। तो चलिए देखते हैं इस विधि को भी अपन अच्छे से। मोटे तौर पर तो अपनों ने इस विधि को समझ ही लिया है कि भाई यह विधि होती कैसे है, या फिर इस विधि में किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है किसी भी व्यक्ति का। यहाँ पर मैंने यूं कहा कि इस विधि द्वारा समस्याग्रस्त बालक का अध्ययन होता है या विशेष बालक का अध्ययन होता है। तो विशेष में मैंने आपको 2 चीजें बताई कि भाई विशेष बालक अपराधी बालक भी होता है, प्रतिभाशाली बालक भी होता है। तो प्रतिभाशाली बालक या जो विशिष्ट बालक होते हैं उनमें किन किन प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं,
किन किन प्रकार की विलक्षणताएं पाई जाती है, तो उनका अध्ययन खास तौर से इसमें भी किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस विधि की प्रक्रिया कैसी होती है, कैसे इस विधि का अध्ययन किया जाता है, या इस विधि द्वारा अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। तो हम कहेंगे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन हेतु व्यक्ति उसके घर, परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार इत्यादि लोगों से व्यक्ति के संबंध में तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्यक्ति के संबंध में तथ्य इकट्ठे करेंगे। वो चाहे कहीं से भी मिले, उसके घर से मिले, उसके परिवार से मिले, उसके पड़ोस से मिले, उसके रिश्तेदारों से मिले, कहीं से भी मिले, हम उसकी पूरी जांच पड़ताल करना चाहते हैं। अपन पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो असमायोजित या समस्याग्रस्त जो व्यवहार कर रहा है वो कब से कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या उसने आपसे इस संबंध में बात की, उसने बात की तो उसने कौन से शब्द कहे, किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया, तो पूरी की पूरी छानबीन इसके अंतर्गत की जाती है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे इस विधि में अपन क्या कर सकते हैं, या किस प्रकार से इस विधि में अपन अध्ययन कर सकते हैं। ये चीज भी है। इसके साथ साथ अपन यूं भी कह सकते हैं, ये तो हो गई वैसे विधि का एक अप्रत्यक्षीय रूप। सीधे सीधे तरीके से यदि कोई परीक्षक व्यक्ति का अध्ययन करना चाहता है तो वह उसके माता पिता, उससे वह अन्य रिश्तेदारों से अनेक प्रश्न उसके संबंध में पूछता है। यहां पर अपन कह सकते हैं कि इस विधि के तहत, या अपन यूं कह सकते हैं कि इस विधि में विशेष बालकों में कौन कौन से बालक आ सकते हैं, तो अपराधी बालक आ सकते हैं, अपराधी बालकों के साथ साथ अपन कह सकते हैं प्रतिभाशाली बालक, अपन समस्याग्रस्त बालक भी कह सकते हैं, समस्याग्रस्त बालक। ठीक है, तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि इस विधि में विशेष बालकों का अध्ययन किया जाता है, कि इस विधि में विशेष बालकों का अध्ययन किया जाता है। तो विशेष बालकों में कौन कौन से आ सकते हैं भाई, अपराधी बालक आ सकते हैं जो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं, प्रतिभाशाली बालक आ सकते हैं, इसके साथ साथ समस्याग्रस्त बालक भी आ सकते हैं, जिनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उन बालकों को भी शामिल किया जा सकता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। हाँ, उसके बाद क्या होगा भाई, जैसे ही बालक के विषय में अपने को जानकारी, यानी कोई भी इस प्रकार का बालक है, चाहे वो प्रतिभाशाली हो यानी विशेष बालक है,
बस विशेष बालक में सब आ गए। तो कोई भी ऐसा विशेष बालक है जिसके संबंध में जो भी इसका परीक्षण कर रहा है, परीक्षक जो है वो विभिन्न लोगों से बात करेगा और बात करते हुए वो प्रश्न पूछेगा, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेगा। और अनेक प्रकार के जब प्रश्न पूछ लेगा तो प्रश्नों के आधार पर वह निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेगा कि भी ये जो बालक है वो समायोजित क्यों नहीं है, उसके जो असामान्य व्यवहार है उसके पीछे कारण क्या है। तो अपन इसको भी इस रूप में लिख सकते हैं कि परीक्षक तथ्यों को एकत्र कर, परीक्षक तथ्यों को एकत्रित कर लेता है और एकत्र करने के बाद एकत्र कर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है कि बालक के असमायोजित व्यवहार के पीछे कारण क्या है, अथवा उसके असामान्य व्यवहार का क्या कारण है, क्या कारण है, ये जानने का प्रयास परीक्षक करता है। परीक्षक क्या करता है कि वह तथ्यों को एकत्र कर लेता है, विभिन्न लोगों से बात करता है, बात करके तथ्य इकट्ठे कर लेता है, उन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है। और जब निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है तो वह यूं सोचता है कि भी असमायोजित अथवा असामान्य जो व्यवहार बालक कर रहा है, क्यों कर रहा है, कारण क्या है। तो उसमें प्रश्न भी इसी प्रकार के पूछे जाते हैं कि भी बालक इस प्रकार का व्यवहार कब से कर रहा है, वो इस प्रकार का व्यवहार जब से करना शुरू करता है उस समय वह किससे मिला था, कहाँ था, कैसे ये सब हुआ, ये सारी की सारी बातें करने का प्रयास परीक्षक यहाँ पर व्यक्ति से करता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बातें करते हैं आगे। मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि इसमें ये जो विधि है उसमें सभी चीजों से संबंधित, या फिर अपन यूं कहें कि व्यक्ति इतिहास विधि से संबंधित सभी के सभी तथ्यों के बारे में यहाँ पर अपन जानकारी ले लेंगे। यानी विस्तार से पढ़ रहे हैं अपन हर एक पॉइंट को, और अपन अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत आपके सिलेबस में नहीं है, और व्यक्तित्व मापन की विधियां है तो अपन व्यक्तित्व मापन की विधियों को अच्छे से पढ़ रहे हैं। देखिए आगे अपन क्या कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई बालक, या फिर अपन यूं कहें कि इस विधि का आधार क्या है। तो इस विधि का आधार क्या है, इस विधि का पूर्णता। इस विधि का आधार है पूर्णता, ठीक है। तो पूर्णता कैसे है, तो मैंने आपको बताया था कि एक चीज तो ये कि भाई इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अध्ययन किया जाता है। अब एक चीज तो ये होगी कि भी संपूर्ण जीवन का, व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसमें किस बात का अध्ययन किया जाता है, मैंने आपको कहा था कि विलक्षणता का पता लगाया जाता है। तो अपन यहाँ पर ये चीज भी देख सकते हैं कि इस विधि में या इस विधि द्वारा
द्वारा बालक की विलक्षणता का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण बात होगी। इस विधि का आधार पूछ ले तो पूर्णता है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण जीवन का अध्ययन करेंगे और संपूर्ण जीवन के अध्ययन में व्यक्ति की जो विलक्षणताएं हैं उनके बारे में अपन पता लगाने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका भी। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन ये देख सकते हैं कि भी इस विधि में आगे अपन किस प्रकार से किन किन बालकों पर प्रयोग कर सकते हैं। तो वो चीज भी अपन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए अपनों ने यहां पर देखा कि भाई इस विधि में पूर्णता को महत्व दिया जाता है, संपूर्ण जीवन का अध्ययन किया जाता है तथा जितने भी उस व्यक्ति से संबंधित लोग होते हैं, चाहे उसके घर के लोग हो, चाहे बाहर के लोग हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, सब लोगों से इस विधि के लिए बात की जाती है या इस विधि में अध्ययन हेतु या व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन हेतु सब लोगों से तथ्य एकत्र किए जाते हैं। जैसे अपनों ने तथ्य एकत्र कर लिए तो फिर उसके आधार पर अपन लेकर चलते हैं परीक्षक को। ठीक है, जो भी परीक्षक है, जो परीक्षा कर रहा है, जो मापन कर रहा है, वो क्या करता है, सभी से संपूर्ण डेटा एकत्र करेगा, सभी तथ्य इकट्ठे करेगा और सभी तथ्य इकट्ठे करने के बाद वो उससे संबंधित निष्कर्ष निकालेगा कि हाँ भाई बालक जो असमायोजित या अवांछित या असामान्य जो व्यवहार कर रहा है उसके पीछे कारण क्या है। जब वो ये चीज पता कर लेगा तब वो फिर क्या करेगा, इस संबंध में उपचार भी करेगा। तो यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि इस विधि में अंत में उपचार भी आता है, अर्थात वो परीक्षक है वो माता पिता या घर वालों को बताएगा कि भाई ये बालक इस वजह से इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, तो आप ऐसे कीजिए, इसको इस प्रकार से हैंडल कीजिए ताकि उसकी समस्याएं समाप्त हो सके। तो उपचार भी बताया जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज और बता देती हूँ, मनोविज्ञान की भाषा में दो शब्द आते हैं, एक तो निदान और एक उपचार। सामान्यतः अपन आम बोलचाल की भाषा में है वो निदान उपचार को ही कह देते हैं कि भाई हमने समस्या का निदान कर दिया, तो निदान कर दिया, अपन निजात पा लेते हैं उस बात से। परंतु निदान सिर्फ और सिर्फ जांच पड़ताल ही होता है, जांच पड़ताल होता है, जबकि समाधान की यदि बात करें तो वो उपचार होता है जो इसके बाद की स्टेप होती है। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि भाई इस विधि में सबसे पहले तो परीक्षक माता पिता या अन्य संबंधित लोगों से तथ्य इकट्ठे करेगा, फिर निष्कर्ष निकालेगा, निष्कर्ष के आधार पर वह व्यवहार की जांच कर लेगा, पूर्ण तरीके से भी इस वजह की तलाश कर लेगा और वजह के बाद वह क्या करेगा अंत में इस विधि में संपूर्ण तथ्यात्मक आधार पर निष्कर्ष निकालने के बाद परीक्षक उचित उपचार भी करता है, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि उचित उपचार भी उसके घर वालों को, उसके सगे संबंधियों को बता देता है। तो ये थी व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि को किसने दिया है? टाइडमैन ने दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है मनोविज्ञान की। और इस विधि के अंतर्गत अपन जब सब लोगों से बात करते हैं तो
लगभग यूं है कि सही तथ्य निकल कर आ जाते हैं, जिस आधार पर निर्णय भी सही लिए जा सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बात करते हैं मनोविज्ञान की अगली विधि की। तो अगली विधि कौन कौन सी हो सकती है और इसमें किस प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है, उन चीजों को भी अपन यहाँ पर देखेंगे। तो अगली विधि की बात करते हैं। देखिए, अपन बात करेंगे अब परिसूचियों की। परिसूचियों की यदि बात करें तो देखिए, ये भी एक प्रकार की प्रश्नावली विधि ही हो सकती है। कैसे? क्योंकि इसमें भी प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, तो प्रश्नावली विधि से थोड़ी बहुत संबंधित ये कही जा सकती है। क्या होता है इस विधियों के दौरान, या इस विधि के प्रवर्तक कौन है? सबसे पहले यदि अपन बात करें इस विधि के प्रवर्तक की, तो इस विधि का प्रवर्तन किया था वुडवर्थ ने। और वुडवर्थ ने कब किया था और क्यों किया था, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कल भी अपनों ने बात की थी कि जब भी विश्व युद्ध होते हैं तो संपूर्ण विश्व को बहुत बड़ी जान माल की हानि उठानी पड़ती है। उसी प्रकार से जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सामान्य युद्ध में भी अपने को बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है, बड़ी बड़ी हानियां उठानी पड़ती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब विश्व युद्ध हुए थे तो बड़ी हानि हुई थी और उस समय अनेक लोगों की कमी आ गई थी, सैनिकों की कमी आ गई थी। और कुछ सैनिक भी ऐसे थे जो वहां पर युद्ध के मैदान में थे और उन्होंने अप्रत्याशित घटनाएं देखी। अप्रत्याशित का मतलब कि जिनकी उम्मीद भी नहीं की गई थी। तो ऐसी ऐसी घटनाएं उन्होंने जब देखी तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, यानी वो मानसिक रोगी बन गए थे। कहते हैं ना अपन की जब कोई एक व्यक्ति सामान्यतः बैठा होता है, उसी समय उसे कोई बहुत ही बड़ी जो घटना बता दी जाए, जो दुखद घटना हो, तो उसे सदमा हो जाता है और उसके बाद वो व्यक्ति बेहोश सा होने लग जाता है। तो उसी प्रकार की कुछ था कि विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिक थे, युद्ध लड़ रहे थे, तो उन्होंने कुछ अप्रत्याशित घटनाएं देखी जिसकी वजह से वे मानसिक रोगी हो गए थे। मानसिक रोगी का मतलब अपन यूं भी कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से थोड़े से विक्षिप्त हो गए थे, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तो उस समय क्या हुआ, उन मानसिक रोगियों की परिस्थितियों को समझने के लिए, उनको स्वाभाविक या सामान्य बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया और ये पता लगाने का भी प्रयास किया गया कि भाई वो लोग मानसिक रोगी बने हैं तो क्यों बने हैं, उन्होंने कौन सी ऐसी घटना को देखा या कौन सी ऐसी घटना या परिस्थिति थी जिसने उनको सर्वाधिक प्रभावित किया। तो इस आधार पर वुडवर्थ ने इस विधि को दिया था। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई यह विधि जो है वो वुडवर्थ द्वारा दी गई है। और वुडवर्थ ने कब दी थी, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानसिक जो रोगी थे, या फिर अपन यूं कहे कि सैनिक या मानसिक रोगी सैनिकों, ऐसे कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानसिक रोगी सैनिकों का अध्ययन अथवा उनके व्यक्तित्व का मापन करने हेतु इस विधि का प्रथम प्रयोग किया गया। तो ये किसकी उपज है, यह द्वितीय विश्व
युद्ध की उपज है, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी किसके लिए इसको उत्पन्न किया गया था या किसके लिए इस विधि का प्रवर्तन किया गया था? मानसिक रोगियों के लिए इस विधि का प्रवर्तन किया गया था। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए वुडवर्थ द्वारा दी गई इस विधि का। और उसके बाद अपन देखते हैं आगे भी, तो इसमें और कौन कौन से चीजें हो सकती है। तो देखिए, यह जो विधि है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई इस विधि में प्रश्नावली होती है, तो अपन इस विधि को प्रश्नावली के नजदीक की विधि कह सकते हैं। तो इसमें प्रश्नावली होती किससे संबंधित है, किससे संबंधित प्रश्न होते हैं? तो ये नहीं है कि भाई एक ही विषय से संबंधित होंगे, व्यक्ति के जीवन से संबंधित जो विभिन्न पक्ष होंगे उनसे संबंधित विभिन्न प्रश्नावलियां निर्मित की जाएगी। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं, अब देखिए युद्ध के मैदान में सैनिक खड़ा है, क्या पता उसको किस घटना ने प्रभावित किया, क्या पता उस समय उसने क्या ऐसा देखा जिससे वह कुसमायोजित हो गया। तो उस बात को पता लगाने के लिए अपने को व्यक्ति के विभिन्न पक्षों को देखना पड़ता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा जब अपन अध्ययन करते हैं तो अपन क्या करते हैं कि इस विधि द्वारा व्यक्तित्व मापन हेतु व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित विभिन्न प्रश्नावलियों का निर्माण किया जाता है। हाँ, प्रश्नावली तो अपनों ने बना ली, उत्तर कैसे मांगेंगे अपन इन प्रश्नों को? प्रश्नावली किस प्रकार की होगी? प्रश्नावली भी तो अपनों ने 4 प्रकार की देखी थी। 4 प्रकार की प्रश्नावली हो सकती है, खुली भी हो सकती है, बंद भी हो सकती है, इसके साथ साथ चित्रित, मिश्रित, अनेक प्रकार की प्रश्नावलियां हो सकती है। तो इसमें जो प्रश्नावली होगी वो बंद प्रश्नावली के तहत जो प्रश्न है वो बनाए जाएंगे। तो इस विधि द्वारा व्यक्तित्व मापन हेतु व्यक्ति के जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों के है वो विभिन्न प्रश्नावलियों का निर्माण किया जाता है। कोई भी एक पक्ष से संबंधित 10-12 प्रश्न बना लिए, फिर दूसरे पक्ष से संबंधित, फिर उससे कहा जाता है बंद प्रश्नावली के अंतर्गत अपनों ने देखा ही था कि भी सिर्फ और सिर्फ हाँ वह ना में ही उत्तर लिया जाएगा। तो उसके सामने जिस भी व्यक्ति का अपन अध्ययन कर रहे हैं उसके सामने सिर्फ प्रश्न रखा जाता है और प्रश्न रखते हुए यूं कहा जाता है कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में उत्तर देना है। जैसे जैसे उत्तर आते रहते हैं वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इसके आगे की प्रक्रिया को भी देख लेते हैं। तो विभिन्न पक्षों से संबंधित प्रश्नावलियों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जितनी भी प्रश्नावलियों का निर्माण किया है तो उन प्रश्नों कर देते हैं अपन, उन प्रश्नों के उत्तर व्यक्ति से हाँ या नहीं में लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ व नहीं वाले प्रश्न ही होंगे। ऐसे नहीं है कि आप उनको विश्लेषणात्मक प्रश्न दे दो। विश्लेषणात्मक प्रश्न दे दोगे ना तो वो मानसिक रोगी तो होते ही हैं, वो पता नहीं कहाँ से क्या क्या बोलेंगे। तो हाँ, उसके माध्यम से भी पता चल सकता है, परंतु इस विधि में सिर्फ और सिर्फ हाँ व नहीं वाले प्रश्नों का निर्माण ही था। इस विधि के अंतर्गत वर्तमान में किस किस का अध्ययन किया जा सकता है?
तो देखिए वर्तमान में अपन अब वो विश्व युद्ध तो रहा नहीं, तो विश्व युद्ध और विश्व युद्ध के जो मानसिक रोगी है वो तो अब रहे नहीं। तो अब वर्तमान में ये जो विधि है, परिसूचियां है, वो किसके लिए तैयार की जा सकती है? तो देखिए एक तो बालक के लिए, जो छोटे बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अध्ययन के लिए इस प्रकार से प्रश्नावली निर्माण की जाएगी, जिसमें जीवन के पक्ष होंगे। मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है तो उसकी खेल से संबंधित रुचि जानने के लिए और इस प्रकार की प्रश्नावली तैयार की जा सकती है। ठीक है। दूसरी बात, यदि अपन देखें तो इस विधि के अंतर्गत जो कुसमायोजित व्यक्तित्व होते हैं, कुसमायोजित जो लोग होते हैं, उनका अध्ययन भी इस विधि के अंतर्गत किया जा सकता है। तो इन दोनों चीजों को भी अपन देख लेते हैं। देखिए इस विधि द्वारा बालक तथा कुसमायोजित व्यक्तियों का अध्ययन, या फिर अपन मापन लिखते हैं क्योंकि व्यक्तित्व मापन पढ़ रहे हैं, तो व्यक्तियों का मापन किया जा सकता है। ये लीजिए, हाँ या नहीं वाले प्रश्न होंगे, और उसके बाद बालक तथा कुसमायोजित जो लोग होंगे उनके बारे में जानने के लिए ही इसका जो वर्णन है वो किया जाएगा। यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं, देखिए ये जो विधि है इसमें बालक से प्रश्न पूछे जाते हैं। बालक मान लो चाहे कुसमायोजित व्यक्ति, उससे स्वयं से प्रश्न किए जाते हैं, उसको स्वयं जवाब देने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब स्वयं जवाब देने के लिए अपन उसको प्रेरित करते हैं तो वो स्वयं जवाब देगा किस आधार पर? स्वयं जवाब किस आधार पर देगा? अपने मूल्यांकन के आधार पर। तो इसे स्वयं मूल्यांकन विधि भी कहा जा सकता है। स्वयं मूल्यांकन विधि भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपसे यूं पूछ लिया जाए कि भाई व्यक्तित्व के मापन की कौन कौन सी विधियां, काफी विधियां हैं जिसमें व्यक्ति अपने आप का मूल्यांकन करके बताता है। तो उसमें 3 विधियां आ जाएगी जिसमें व्यक्ति स्वयं मूल्यांकन करता है और एक नहीं वाली होगी। तो इस प्रकार से आपको सोच समझकर उनका भी जवाब देना है। तो इस विधि को अपन स्वयं मूल्यांकन की विधि कह सकते हैं, क्योंकि खुद का मूल्यांकन करके बालक जवाब देता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये थी परिसूचियां जो व्यक्तित्व मापन की विधि कही जा सकती है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे अगली विधि की तरफ। तो अगली विधि की तरफ बढ़ते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन चलते हैं आगे। तो देखिए अगली विधि कौन सी हो सकती है वो भी अपन देख लेते हैं। मैंने आपको सबसे पहले जो विधि करवाई थी व्यक्तित्व मापन की, वो की थी अपनों ने निरीक्षण विधि या आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि उसको कह सकते हैं, उसे अंतर्दर्शन विधि भी कह सकते हैं। देखिए आत्मकथा जो विधि है उसके 2 रूप है। अब काफी बार भ्रांतिवश, इसीलिए मैंने साथ साथ नहीं करवाया था, भ्रांतिवश अपन एक ही विधि को पढ़ लेते हैं। नहीं, ये 2 विधियां होती हैं। और 2 विधियां कौन कौन सी होती है? तो एक तो आत्मकथा या निरीक्षण विधि होगी, दूसरी आत्मकथा लेखन विधि भी होती है। तो यहाँ पर अपन उसको भी देख लेते हैं। हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग चीजें समान ही है, परंतु इतना सा है कि भी उसमें तो आत्मकथा में कहने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति से सवालों के जवाब पूछे जाते हैं, व्यक्ति से बात की जाती है, तो वो अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व का वर्णन करता है।
जबकि आत्मकथा लेखन में उसे लिखने के लिए कहा जाता है, और लिखने के लिए भी उसको अनेक छूट भी दी जाती है, उसको उस पर बंदिशें भी होती है, तो उसके भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। तो चलिए अपन देख लेते हैं अगली विधि को, कौन सी? आत्मकथा लेखन विधि। आत्मकथा लेखन विधि, देखिए इसके यदि प्रवर्तक की बात करें तो इस विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं विलियम वुंट तथा इनके ही शिष्य टिचनर। तो विलियम वुंट व टिचनर इस विधि के जनक माने जाते हैं। इस विधि को अपन जीवन दर्शन की विधि कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति स्वयं को देखकर और इस स्वयं का मूल्यांकन करते हुए और लिखता है, तो इसे जीवन दर्शन विधि भी कहते हैं। जीवन दर्शन विधि भी कहते हैं। आपको मैं बता देती हूँ, मैंने पहले भी बता दिया है कि भी आत्मकथा और आत्मकथा लेखन में सिर्फ एकमात्र अंतर है, दोनों एक ही है, ठीक है। और काफी जगह पर तो दोनों एक ही नाम से मिलती है और दोनों की सेम ही विशेषताएं बता दी जाती है, तो एक ही नाम से पढ़ाया जाता है आत्मकथा, तो आत्मकथा लेखन की भी विशेषताएं उसी में ही डाल दी जाती है, ठीक है। तो ये जीवन दर्शन की विधि है। इसके माध्यम से क्या होता है, इस विधि द्वारा क्या किया जाता है? तर्क चिंतन। इस विधि द्वारा व्यक्ति के तर्क चिंतन तथा तर्क और चिंतन का क्या मतलब रहेगा यहाँ पर? तर्क और चिंतन का मतलब होगा कि व्यक्ति कितना तर्क कर सकता है और कितना जो है वो चिंतन मनन कर सकता है। तो व्यक्ति के तर्क चिंतन तथा व्यक्तित्व की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये लीजिए, जीवन दर्शन कहते हैं, प्रवर्तक विलियम वुंट व टिचनर हो गए, और इस विधि द्वारा व्यक्ति के तर्क चिंतन व व्यक्तित्व की संरचना का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। 3 चीजें अपनों ने यहाँ पर देखी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन इसके संबंध में और भी चीजें हैं उसको भी अपन देख लेते हैं, और कौन कौन सी चीजें इस विधि के अंतर्गत कह सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए प्रक्रिया क्या होती है इस विधि की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये विधि आत्मकथा लेखन यानी अपनी कहानी लिखता है। जिस भी व्यक्ति का अध्ययन करते हैं तो उससे क्या कहा जाता है कि भाई तुम अपने जीवन के बारे में उस घटना का बता दीजिए, या अन्य विभिन्न पक्षों से संबंधित उसको लिखने के लिए कहते हैं। तो अपन इस विधि के अंतर्गत क्या देख सकते हैं? अपन इस विधि में देख सकते हैं कि भाई इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ निर्धारित पक्षों के आधार पर पक्षों कह सकते हैं अपन, यहाँ पर शीर्षकों कह सकते हैं, शीर्षकों भी कह सकते हैं। शीर्षक का मतलब होता है कि कोई भी विशेष घटना, अपन कहते हैं ना भी वैष्णो देवी वाली घटना, तो वैष्णो देवी का शीर्षक हो गया, यानी वहां की घटना को अपन ले लेते हैं।
तो कुछ निर्धारित शिक्षकों के शीर्षक के आधार पर या शीर्षकों के आधार पर घटना का लेखन करने हेतु कहा जाता है। यहां पर एक चीज बता देती हूं। देखिए, इस विधि के लिए मैं सबसे उपयुक्त शब्द का प्रयोग कर सकती हूं संस्मरण, कि यहां पर व्यक्ति को संस्मरण लिखने का कहा जा सकता है। संस्मरण का क्या मतलब होता है? देखिए, संस्मरण एक हिंदी की विधा भी मानी जाती है, रेखा चित्र और संस्मरण लिखे जाते हैं। संस्मरण क्या होते हैं? देखिए, संस्मरण वे होते हैं कि अपन अपने बीते हुए काल में से, बीते हुए पक्ष से कुछ घटनाओं का चित्रण करते हैं, कुछ घटनाओं को लिखते हैं। तो बीते हुए काल से यदि अपन कुछ घटनाएं लिखते हैं तो जाहिर सी बात है अपन याद से करेंगे, भी याद कर करके उनको लिखेंगे, वो स्मृति के आधार पर होती है। तो इसलिए इस प्रकार की कुछ विधि ये हो सकती है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इस चीज को भी अच्छे से लिखवा देती हूँ ताकि आपको और अधिक अच्छे से इस चीज को समझ में आ जाए। तो यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं देखिए, पहली बात तो अपन ये देख लेते हैं कि भाई व्यक्ति से कब तक के अनुभव पूछे जाते हैं, कब तक के अनुभव। तो अपन यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति के बाल्यावस्था से लेकर वर्तमान तक की सभी घटनाओं का चित्रण इसमें मांगा जाता है। तो व्यक्ति के बाल्यावस्था से लेकर वर्तमान तक के अनुभव लिखने के लिए कहा जाता है। और किस आधार पर? संस्मरणात्मक वर्णन करने हेतु व्यक्ति को कहा जाता है। संस्मरणात्मक का मतलब हुआ कि भाई आप अपनी बाल्यावस्था से लेकर अब तक की जो विशिष्ट घटनाएं हैं उन घटनाओं का संस्मरणात्मक का मतलब हुआ कि याद कर करके उनको लिखिए और कोशिश कीजिए कि याद करते हुए उन घटनाओं का सही विवरण देने का प्रयास कीजिए। तो इस आधार पर अब अपनों ने प्रक्रिया देखी कि भाई सबसे पहले तो परीक्षक क्या करेगा, जिस भी व्यक्ति का अध्ययन करना है उस व्यक्ति को आत्मकथा लिखने के लिए कहेगा। वो आत्मकथा लिखने के लिए कहीं से भी कह सकता है। कहीं से भी का मतलब है कि किसी भी स्टेज को, किसी भी अवस्था को उठा सकता है, बाल्यावस्था से लेकर वर्तमान तक। और बाल्यावस्था से वर्तमान तक की अवस्था से संबंधित जब वह लिखने को कहता है, कहानी लिखने को कहता है, तो वो यूं कहता है कि भाई आप संस्मरणात्मक वर्णन कीजिए, यानी पूरे को अच्छे से याद करते हुए सही वर्णन करने का प्रयास कीजिए। अब ये कहा जाएगा, जब सही वर्णन करने का प्रयास किया जाएगा और मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को कहा गया है वो सही ही तथ्य उपलब्ध करवाए, तो उनके आधार पर व्यक्ति के गुण व दोषों की भी पहचान की जा सकती है। क्योंकि व्यक्ति जो बातें बताएगा उस आधार पर अपन निश्चित कर लेंगे कि भाई व्यक्ति में इस प्रकार के गुण है, इस प्रकार के दोष है। परंतु इसमें एक कमी भी आ सकती है। इस विधि का एक दोष भी हो सकता है। कौन सा? कि व्यक्ति से स्वयं जब अपन बात पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है व्यक्ति है, नहीं चाहेगा कि किसी के सामने उसको बेइज्जत होना पड़े, नहीं चाहेगा कि किसी के सामने उसको शर्मिंदा होना पड़े, तो काफी जगह वो तथ्य छुपा भी सकता है। और यदि वह तथ्य छुपा सकता है तो जाहिर सी बात है परिणाम भी विपरीत आ सकते हैं। तो इसलिए अपन इस चीज को भी लिख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं इसके बारे में भी।
तो यहाँ पर अपनों ने दो ही चीजें देखी है, भी बाल्यावस्था से वर्तमान तक के अनुभव लिखने के लिए बालक को या व्यक्ति को कहा जाता है, और वो भी किस आधार पर, संस्मरणात्मक आधार पर। तो यहाँ पर अपन ये कहेंगे कि भी प्राप्त तथ्यों के आधार पर, प्राप्त तथ्यों यानी उसने जो लिखा उसके आधार पर, प्राप्त तथ्यों के आधार पर परीक्षक व्यक्ति के गुण दोषों की पहचान की जा सकती है। एक तो ये चीज होगी। दूसरी मैंने आपको क्या बताई कि भी व्यक्ति के गुण दोषों, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन किया जा सकता है। दूसरी, व्यक्ति इस विधि में अधूरी अथवा गलत जानकारी भी उपलब्ध करवा सकता है। ये इसकी कमी हो गई। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन एक चीज और देख लेते हैं। तो यहां पर अपनों ने दो ही चीजें देखी है कि भी प्राप्त तथ्यों के आधार पर परीक्षक व्यक्तित्व का आंकलन कर लेगा। हाँ, अगर तथ्य सही है तो परिणाम भी सही आएंगे, उपचार भी सही होगा। यदि व्यक्ति में किसी भी प्रकार का असमायोजन है, तो व्यक्ति यदि स्वस्थ है, सही है, तो उसके व्यक्तित्व का आंकलन भी परीक्षक आसानी से कर लेगा। तो यदि उसने गलत तथ्य उपलब्ध करवाए हैं तो गलत परिणाम निकलेंगे, और यदि उसने सही तथ्य उपलब्ध करवाए हैं तो सही परिणाम निकाले जाएंगे। अब अपन बात करते हैं आत्मकथा लेखन विधि के प्रकार। तो कितने प्रकार होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो होती है निर्देशित आत्मकथा लेखन, और दूसरा प्रकार है इसका स्वतंत्र आत्मकथा लेखन। स्वतंत्र आत्मकथा लेखन। तो इस प्रकार से दो प्रकार इसके हो सकते हैं। एक तो निर्देशित। अब निर्देशित जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परीक्षक किसी भी विषय को देगा, यानी विषय विशेष पर परीक्षक द्वारा व्यक्ति से आत्मकथा लिखवाना, यानी परीक्षक स्वयं तय करेगा कि भाई आप इस विषय से संबंधित क्या विचार रखते हैं। वो स्वयं तय करेगा, या फिर व्यक्ति को, परीक्षक को पता चल जाए कि भी इसके जीवन की इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण घटना है, तो वो निर्देशित करेगा कि आप उसी घटना से संबंधित हमें सही तथ्य उपलब्ध करवाइए, सही जानकारी उपलब्ध करवाइए। तो यहाँ पर यदि विषय विशेष पर परीक्षक द्वारा व्यक्ति को आत्मकथा लिखने के लिए निर्देशित किया जाता हो, तो वहां पर तो कौन सी विधि मानी जाएगी? निर्देशित आत्मकथा लेखन विधि मानी जाएगी। और यदि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कह दिया जाता है कि भाई आप अपने जीवन के बारे में, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं तो आपको यूं कह दिया जाए कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो उसी प्रकार से ये विधि होगी जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र होगा। वह जिन या जो चाहे वे तथ्य उपलब्ध करवा सकता है, तो इसमें वह पूर्णतः स्वतंत्र होगा। जबकि इसमें परीक्षक के निर्देशानुसार ही, और अपन यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जब निर्देशित करता है परीक्षक, तो जाहिर सी बात है कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति का अध्ययन करता है जो असामान्य हो।
तो असामान्य व्यक्ति से आत्मकथा लिखवाकर उसकी जांच की जा सकती है, उसका उपचार किया जा सकता है, उसका निदान किया जा सकता है। और स्वतंत्र आत्मकथा लेखन में व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है। आप लिख दीजिए और उसके बाद व्यक्ति के गुण व दोषों और उसके विचारों का पता लगा लिया जाता है। तो यहाँ पर इसी के साथ अपनों ने आत्मकथा लेखन विधि को पूर्ण किया। तो अपनों ने पहले जो विधि पढ़ी थी वो आज की क्लास में पढ़ी थी व्यक्ति इतिहास विधि, जो भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की मापन की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। उसके बाद परिसूचियां और तीसरी विधि आत्मकथा लेखन। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में अगली विधियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।